Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज ये आपकी एक फाइनल और लास्ट एकदम एंड क्लास होगी जहाँ पर आपको जितनी चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाएंगे। जब हम पूरे के पूरे आपके यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस मिलेंगी। आपको कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे जो कि आपका ये फाइनल रिवीजन होगा, जिसको आपको देख कर जाना है लास्ट में और अपने एग्ज़ाम को देना है। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली। सभी का स्वागत है शाली क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ताकि आपकी चीज़ें एकदम सुचारू रूप से रहें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर पूछ पाएँ। आज यहाँ पर आपका पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जो कि धमाकेदार और लास्ट क्लास होगी, क्योंकि आपका कल है एग्जाम और आपको ये फाइनल रिवीजन करना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? जन्म से, प्राथमिक विद्यालय से, पड़ोसियों से, मित्र मंडली से। जो हमारी एक इनिशियल स्टेज होती है पढ़ाई की, जो शुरुआत होती है, वो हम सभी जानते हैं कहाँ से होती है। क्विक रिप्लाई करते हुए बताइएगा। तो जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षा की एक स्टार्टिंग पढ़ाई होती है, वो हम सभी जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। आप सभी को पता होगा, आपके विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से हमारी प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वामी विवेकानंद ऑप्शन 1, स्वामी दयानंद ऑप्शन बी, अरस्तु ऑप्शन 3, राजा राम मोहन राय ऑप्शन 4। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये कथन किसका है? तो हम सभी जानते हैं, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये अरस्तु का कथन है। दूसरे में सी ऑप्शन जिनके भी हैं उनको 1 नंबर बहुत ही आसानी से मिलते हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ तीसरा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्तित्व के विकास के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उपरोक्त में से सही। जो पढ़ाई लिखाई चीज़ें करवाई जा रही हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम सभी जानते हैं, एक पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का काम किया जाता है, परिवार के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, समाज के प्रति, और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए चौथे पे चलते हैं। शिक्षा आयोग के द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? उदार और व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए सभी का, अनुशासन में रहे, राष्ट्र प्रेम कर, उपरोक्त सभी। जो शिक्षा आयोग है, हर चीज़ का अपना एक आयोग होता है हर काम के लिए, तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं लोगों से उम्मीद की जाती है, जब उसके तहत वहाँ पर मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि चौथे के लिए राइट ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी है। ये डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा, जहाँ पर एक अच्छे दृष्टिकोण को व्यापक तरीके से देखा जा सकता है, राष्ट्र प्रेम और अनुशासन के साथ साथ चलना आपको ज़रूरी है। तो फोर्थ में डी जिनका भी, उनको 1 नंबर बहुत आसानी से मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए पांचवा क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है? शारीरिक विकास करना उद्देश्य है, मानसिक, सर्वांगीण, सामूहिक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, कई बार मैंने करवाया भी है, मिक्स है। आप बताइए फिफ्थ में क्या होगा? हम सभी जानते हैं एक ऑप्शन आपका सही है, वो है सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट। फिफ्थ में सी जिनके भी हैं उनके करेक्ट है। आगे बढ़िए, चरित्र निर्माण की अपेक्षा, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद ने, अरविंद जी ने, और महात्मा गांधी ने। सिक्स्थ का भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, नंबर 6 का जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ का आप सभी का ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी का है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट, शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? बालक को पूर्ण शिक्षित करना, ऑप्शन नंबर 1। नौकरी के योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर 2। बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सही सही पढ़ना लिखना सिखाना। बताइए क्या होगा? सेवेंथ में सी ऑप्शन करेक्ट है, होल डेवलपमेंट करना, सारी चीज़ों को बताना, सबका विकास करना। तो सेवेंथ में सी जिनका है करेक्ट है। वागले और ड्यूबी, ठीक है, जॉन वागले और जॉन ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? सामाजिक कुशलता बनी रहे, ये अर्थ होता है। आर्थिक कुशलता बनी रहे, सामाजिक नैतिकता बनी रहे, ये अर्थ होता है। बताइए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? हम सभी जानते हैं एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वो है सामाजिक कुशलता बने, क्योंकि इन्होंने सोशल पर ज़्यादा काम किया है, सामाजिक को लेकर बहुत सारी बातें इन्होंने की है, इसीलिए इनके पक्ष में है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एट्थ में ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ, आइए।
9वां क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को खुशी और राज्य कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट किसकी है? प्लेटो की है, रॉस की है, नन की है और एडम्स की है। 9th में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 9th क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपके आंसर का इंतजार नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें फाइनल रिवीजन यहाँ पर करना है, तो क्वेश्चंस के बाद तुरंत आंसर आपको मिल रहे हैं। आप लोग अपना करेक्ट ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। प्लेटो समर्थक किसका था? जो प्लेटो के बारे में हमने जीवन परिचय पढ़ा है पेपर 1 में, वो समर्थक किस किसको सपोर्ट करते थे? ज्ञान पर आधारित शिक्षा को, शारीरिक शिक्षा पर जो डिपेंडेंट थी उनको, समाज पर डिपेंडेंट थी उनको, तर्क पर आधारित शिक्षा थी उनको। 10th में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है बताइए? 10th में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 10th का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ज्ञान पर आधारित शिक्षा को, 10th में ए ऑप्शन जिनके भी है वो करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की तरह है, ये कथन किसका है? रूसो का है, एडम्स का है, नन का है, अरस्तु का है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? आपसे पूछा जा रहा है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है, ये कथन किसका है? बताइए। ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पर है, ये जो आपको दिखाया गया है, ये जो कथन है, इनकी एक चीज़ यहाँ पर, ये जॉन लॉक का, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जॉन लॉक का कथन है, लॉक लिखा है ऐसे, ध्यान रखिएगा। ये रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट आइए। इसी तरीके से आपके सीरीज में भी गलतियाँ रहती है और हम गलत पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। आइए पढ़ते हैं। परिवार शिक्षा का एक सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय। जो आपका परिवार है वो सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है, और बालक का जो है वो रूसो मतलब विद्यालय है। रूसो ने कहा, पेस्टोलॉजी ने, ड्यूवी ने कहा और नन ने कहा। बताइए किसने कहा है? ये पेस्टोलॉजी ने कहा है, ठीक है, 12th में भी। आगे बढ़िए 13 पे आइए। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार को पता होता है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, ये कथन किसने कहा है? तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। फ्रोबेल ने, एडिसन ने, ड्यूवी ने और रूसो ने। आपके 13 का बी ऑप्शन का एडिसन ने कहा है। 13 में बी जिनके भी हैं उनके करेक्ट है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। वर्तमान समय में शिक्षा के लिए कौन कौन से रूप काफ़ी प्रचलित हैं? अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो जो शिक्षा के रूप हैं वो कौन कौन से फेमस हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों। हम सभी जानते हैं 14 में आपका डी है। तीनों प्रकार के शिक्षा का सिस्टम आज चल रहा है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे और बड़ी स्केल पे काम किए जाते हैं। 14th में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ आगे आइए। निम्नलिखित में से शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है? विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार, संग्रहालय, कौन एक नहीं है? औपचारिक जहाँ पर टाइम फिक्स है, स्कूल फिक्स है, टीचर भी, तो विद्यालय भी, पुस्तकालय भी, ये परिवार नहीं है। परिवार में कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे औपचारिक में बिल्कुल नहीं आते। निम्नलिखित में से अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, उपरोक्त सभी। अनौपचारिक में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी है। परिवार वही है वैसे ही के वैसे अपने हिसाब से है, समाज भी उसी तरीके से, धर्म भी, समुदाय भी, राज्य भी, चलचित्र, टीवी वगैरह सब कुछ। तो ये डी ऑप्शन 16 में डी। आगे बढ़िए। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा कैसी होती है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, रिप्लाई भी करेगा। ध्यान रखिएगा 17 के लिए आपका सी, निरौपचारिक, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, ये विचार किसने दिया? ड्यूवी ने, रॉस ने, प्लेटो ने, हरलॉक ने। आंसर बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है जो आ सकती है। ये जो कथन है ये ड्यूवी का है, जॉन ड्यूवी का, ठीक है, क्योंकि जॉन ड्यूवी समाज की तरफ ज़्यादा रुख रखते हैं, तो उनको कहना है कि हर चीज़ सोशल के बाहर रहो, देखो, अनुभव करो। नेक्स्ट आइए। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? 6 से 14, 11 से 14, 10 से 18 और 20 से 35। बताइए क्या होगा? 19th में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो 19th में निरौपचारिक शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो 20 से 35 लोगों के लिए रखी गई है, जहाँ पर लोग जो नहीं जा पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, स्कूल नहीं अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर देखें समझें ताकि वो भी लिटरेट की कैटेगरी में आए। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो किससे कनेक्टेड थी, किससे संबंधित थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रामायण से थी, वेदों से थी, बाइबल से थी, कुरान से थी। तो 20वां प्रश्न आपसे मैं यहाँ पर जो पूछ रही हूँ 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका वेदों से है, ठीक है, तो 20 में बी ऑप्शन आपके करेक्ट है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो थी वो प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है कहाँ से और किससे? तो ध्यान रखिएगा ये हमारी जो स्टार्ट होती है प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा वो हमारी बाल्यावस्था, क्योंकि हम यहाँ पर 5 साल से 5 से मतलब 4 से 12 माना जाता है या 6 से 12, तो स्टार्टिंग हमारी वही रहती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वैदिककालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? आदर्शवाद पर चलती है, प्रकृतिवाद पर, व्यवहारवाद पर, समाजवाद पर। राइट आंसर बताइए क्या होगा। मैं काफ़ी तेज़ मतलब स्पीड में चल रही हूँ। 10 मिनट में मैंने आपको 22 प्रश्न अभी तक करवा दिए, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है तो आपको रिवीजन समय पर कर लेना है। बताइए क्या होगा। जितने भी लोग क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आप चाहते हैं हर चीज़ बढ़िया हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वैदिक कालीन का यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ये बा वाला आदर्शवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आदर्शवाद है। मदरसा शब्द का संबंध किससे है? धार्मिक से, प्राथमिक से, उच्च से और माध्यमिक से। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये उच्च शिक्षा से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, वैदिक शिक्षा का प्रमुख जो संस्कार था वो कौन सा था? उपनयन संस्कार ऑप्शन 1 है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके और ऑप्शन उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार और विस्मल्लास संस्कार। बताइए कौन सा संस्कार होता था? वैदिक कालीन शिक्षा का जो मुख्य संस्कार था वो कौन सा था? उपनयन संस्कार था। आपका ए ऑप्शन 24 में क्लियर होगा। जिन्होंने इसे बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में, राष्ट्र कुलों में। कहाँ पर दी जाती थी? तो राष्ट्र कुलों में दी जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। मदरसा का शब्द, मदरसा शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत। क्या शिक्षा मतलब किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? हम सभी जानते हैं कि 26 का एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है सा, फारसी। 1 नंबर आपको बढ़िया मिलते हैं। आगे बढ़ती है। वुड का जो आज्ञा पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ था? इनकी जो तारीखें हैं आपको पेपर 1 पेपर 2 में डेट बहुत पूछी जाएगी, तो डेट की तैयारी आपकी बनती है और एकदम क्लियर कट में। तो ध्यान रखिएगा। आगे मैं ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। ऑप्शन डी, ऑप्शन 1 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839, 7 मार्च 1835। बताइए 27 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1854। दोनों पेपरों में ये क्वेश्चन कॉमन है, दोनों में आएगा। जो चीज़ें कॉमन है वो मैं बोलती चलूँगी। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? इसके जो अध्यक्ष मतलब रहे हैं हंटर, मैकॉले, वुड, प्रिंसेस। ये भी कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या होगा? तो 28 में एक ऑप्शन है वो है लॉर्ड मैकॉले। बी ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैकॉले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? जो अपना प्रतिवेदन दिया था, पत्र दिया था, जो सारी बातें लिखी थी, वो कब दिया था? ऑप्शन 1 1835 में, 1833 में, 1831 में, 1854 में। 29 में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? डू इट फास्ट, रिप्लाई करिए। ध्यान रखिएगा लास्ट एंड फाइनल रिवीजन है, कल सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। छोड़ के मत आना, लिखना प्रॉपर तरीके से। 29 में एक ऑप्शन आपका सही है, वो है सन 1835। इसी के साथ नेक्स्ट 30, राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी किससे कनेक्टेड थी? उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड थी, और 2 ऑप्शन और दिए होंगे, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। क्या होगा? 30 का आंसर बताइए। 30 में क्या राइट आंसर होगा? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुति थी वो उच्च शिक्षा से कनेक्टेड थी। इसी के साथ आगे बढ़िए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, राधाकृष्णन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और DS कोठारी। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन, फंटास्टिक क्वेश्चन है। 31 में क्या होगा बताइए। 31 में तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये बा वाला, बा करेक्ट है। जिन्होंने बताया उनका भी करेक्ट है। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1945 से 1949 में क्यों की गई? प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण के लिए, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, देश में विकास के लिए। 32 में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? क्या एकदम परफेक्ट है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1945 48 से 49 के जो बीच का टाइम ड्यूरेशन रहा है वो मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए। इसी के साथ और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 33, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1957 का दूसरा नाम क्या था? बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर शिक्षा आयोग ऑप्शन 1 और
मुदालिर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। बताइए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1957 का दूसरा नेम क्या था? तो इनका जो दूसरा नाम था वो था मुदालिर कमीशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। सन 1964 से 65 में किस आयोग का गठन हुआ है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का हुआ है, राधाकृष्णन कमीशन का, कलकत्ता विश्वविद्यालय का, कोठारी आयोग का। 34 में क्या होगा? बताइए, एक बढ़िया प्रश्न है, रिप्लाई करिए कि 34 में क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 64 से 65 की जो टाइम ड्यूरेशन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी कमेटियाँ बनी सबके अध्यक्ष का नाम और सबकी तारीखें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत पूछा जाता है। तो 34 के लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, कोठारी आयोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? किसमें दोबारा चेंज किया गया था? 1988, 1990, 1992, 1996। 135 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट कह रहे हैं कि ये करेक्ट है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो चेंजेस आए थे वो 1992 में किए गए थे। 1992 जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनके करेक्ट हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? एकदम क्लियर और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, पेपर के क्वेश्चन हैं ये, बहुत रिपीट हुए हैं। आगे बढ़िए। 36 राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए, एंड तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। बताइए यहाँ पर क्या होगा? राममूर्ति कमेटी जो 1990 में बनी थी वो क्यों बनी थी? एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, चार आपको दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? मैं चारों आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके देखिए, दिख रहा है? अब चारों आपको क्लियर दिख रहा होगा कौन सा है। राममूर्ति कमेटी 1919 जो गठित हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी, बनाई गई थी, वो क्यों? यहाँ पर क्या सही होगा? तो सी ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। तो सी ऑप्शन आप में से जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट है। आगे बढ़िए। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। 37 जिस कभी भी किसी भी क्वेश्चन में धर्म आध्यात्मिक चीज़ें मिलती हैं तो तुरंत आपको आदर्शवाद पे ही टिक करना है। 37 में सी जिनका भी है उनके करेक्ट है। 38 में आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है अनिवार्यवाद के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, अनुभववाद के रूप में, संपूर्णतावाद के रूप में। शिक्षा की फील्ड में आदर्शवाद की जो विवेचना है वो की जा सकती है किस रूप में? 38 में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? तो प्रगतिवादी के रूप में होती है। 38 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ये सबका अपना एक फील्ड में वर्क होता है ना कि मेरी मेहनत उधर है, तो शिक्षण विधि में है, उद्देश्य में है, ऑप्शन बी है, साथ ही साथ पाठ्यक्रम में है, बालक में है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? बताइए 39 में क्या करेक्ट है? आप सभी क्या चूज़ कर रहे हैं? तो 39 का आपका पता है, आपको उद्देश्य पता है, ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इनका हर सबका अपने को उद्देश्य होता है कि वो काम वो होना चाहिए, तो सब उसके लिए काम करते हैं। आगे बढ़िए। चलिए हम लोग 40 पे आ रहे हैं। फटाफट क्लास क्वेश्चन का आंसर भी बताइए, और जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। ध्यान रखिए कल आपके 2 एग्ज़ाम, फिर आपके 3 सारे एग्ज़ाम के पहले ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मैं एक बार फाइनल रिवीजन फिर दूंगी, जितना हो सकेगा उतना सभी पेपर का करवाऊंगी। कल पेपर हो जाएगा तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर राम सर के पास अपने पेपर भेज देगा, ताकि उसका भी सोल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, चलिए इसका रिप्लाई दीजिए। 40 क्या है? आदर्शवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन कौन से हैं? रूसो, बर्कर, स्पेंसर, बेनॉट शॉ, उसके बाद एडम्स, जीएस, कांट, प्लेटो, फ्रोबेल, कांट, जेम्स। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा है जो सही है? एक ऑप्शन सही है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और वर्कले। ये आपके डी ऑप्शन जो है एक लाइन से स्टेप सही है एकदम। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? अरस्तु है, प्लेटो है, ओटावे है और रूसो है। 41 का राइट आंसर यहाँ पर आपका एक ही सही है, वो आपका यहाँ पर रूसो है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आइए, प्रकृतिवाद को शिक्षा में एक कह सकते हैं ये यहाँ पे उत्कर्ष, ठीक है, चरम उत्कर्ष प्रदान किए जाते हैं, सब मतलब सर्वोपरि। तो कमेनियस के द्वारा, टीएच हक्सल के द्वारा, और उसके बाद फिर क्या है, बकन और रूसो के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी लिए क्योंकि काफ़ी बार आपको करवाए हैं, तो इसका भी आपका ध्यान रखना है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट देखिए, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में हो? देश में, शिक्षण विधि में, पाठ्यक्रम में, अनुशासन में। 43 में क्या सही होगा बताइए। हम लोग 50 क्वेश्चन के लगभग करीब है और समय सिर्फ 20 मिनट हो रहा है, तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना शेयर करिए और सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि लास्ट रिवीजन आपका कैसा रहा है। तो बताइए 43 में क्या होगा? डी ऑप्शन अनुशासन है, ठीक है। 43 में डिसिप्लिन में रहना, इनका काफ़ी कुछ था। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? सुकरात है, स्पेंसर है, हर्बर्ट है, प्लेटो। ये वानी बा होगा, बताइए प्रकृतिवादी इसमें से कौन है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित प्रकृतिवादी यहाँ पर स्पेंसर का भी नाम आएगा, प्लेटो का भी नाम रहता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोजन शिक्षा में जो प्रयोजनवादी हैं वो कौन है? बाल केंद्रित समझते थे, विषय केंद्रित कहते थे, या तो आपके पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित। जो प्रयोजनवादी थे वो किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर, सभी सेक्शन के लोग जो है अलग अलग चीज़ों को महत्व देते थे, उन पे काम करते थे, उनको ही बढ़ावा देते थे। तो जो प्रयोजनवादी थे वो अनुभव केंद्रित कहते थे, एक्सपीरियंस जो है वही सब कुछ होता है, आप हर चीज़ में एक्सपीरियंस करते जाइए, आप अपने आप सीखते जाएंगे। आगे बढ़िए 46, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर इनके बारे में बहुत कुछ है, ब्रिटेन में, भारत में, यूरोप में, अमेरिका में। शुरुआत जैसे यहाँ पर जिस चीज़ की हो जाती है तो ध्यान रखिएगा प्रयोजनवाद अमेरिका में है। कहाँ पर? अमेरिका में है। नेक्स्ट आइए, पौंडीचेरी के किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया, रिपीट में है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे और श्री अरविंद घोष। तो पौंडीचेरी में महान शिक्षा शास्त्री का जो आश्रम की स्थापना की वो श्री अरविंद घोष ने की है। आगे बढ़िए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मस्तिष्क में आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये रिपीट हुआ है, आया है महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का। इसमें 3 ही ऑप्शन है, 3 से 4 ऑप्शन होंगे आप सभी को। बताइए यहाँ पर क्या होगा? इसका शायद हमें लगता है एक ऑप्शन नीचे है, टैगोर जी ने दिया है। बताइए क्या होगा इसमें, कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी की है, ठीक है। आगे बढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक का नाम। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक का नाम स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य और टैगोर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिपीट हुआ है, बहुत बार आया है। ए ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट देखिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वृंदावन और ज्वालापुर में गोकुल की स्थापना की। ये किसने कहा है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ये रिपीट हो गया, सो काट दो। अरविंद स्वामी और उसके बाद जो है गांधी जी। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो राइट आंसर स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान में, कहाँ पर की? ये रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आया है एमसीक्यूज में, कलकत्ता में, बम्बई में। 2 ऑप्शन नीचे होंगे, दार्जिलिंग और बोलपुर। बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं, प्रश्न कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, किस स्थान पर की थी? तो बोलपुर में की थी। कहाँ पर की थी? डी ऑप्शन जिसके भी हैं उनके करेक्ट है। आगे बढ़िए, गुरुदेव के नाम से कौन फेमस है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद और अरविंद जी। गुरुदेव किसको कहा जाता है भाई? गुरुदेव के नाम से कौन फेमस है? तो 52 पे हम लोग ने 50 क्रॉस कर लिया फ्रेंड्स, 50 हमने क्रॉस कर लिया। बताइए, तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़िए, शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के बर्थडे पर सेलिब्रेट होता है? डॉक्टर कृष्ण राधा कृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। बढ़िया प्रश्न, बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो ये राधा कृष्णन आपका सही है। आगे बढ़ती है, नेक्स्ट देखिए, गीजूभाई का जन्म कौन सा स्थान पर हुआ है? चित्तल में, दिल्ली में, जयपुर में, कानपुर में। 54 में कौन सा सही होगा, बता सकते हैं आप लोग? 54 में क्या सही है? तो ध्यान रखिएगा, चित्तल महाराष्ट्र में, ठीक है। 54 में ए ऑप्शन आप सभी के यहाँ पर करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए, गीजूभाई बडेकर का जन्म कहाँ पर, किस टाइम पर हुआ है? 1883, 1884, 1885 और 1800। बढ़िया प्रश्न है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो एक ऑप्शन सही है, गीजूभाई बडेकर का जो जन्म स्थल रहा है वो आपका सी ऑप्शन 1885, 1885। आगे बढ़िए, गीजूभाई बडेकर ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी है? 13, 10, 14, 18। इन लोगों ने बहुत सारी बुक्स को भी राइट किया है, तो वो कितनी लिखी है? तो गीजूभाई बडेकर शिक्षा शास्त्री, इन्होंने पुस्तकें लिखी, उनकी जो संख्या है वो 14 है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, हम किनको कहते हैं? फ्रोबेल को, मॉन्टेसरी को, रूसो को, हर्बर्ट को।
तो 57 जो मैंने आप सभी से यहाँ पर पूछा, एक ऑप्शन सही है, किंडरगार्टन प्रणाली फ्रोबेल की है। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बार बार। तो हर्बर्ट ने कहा, फ्रोबेल ने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने कहा, कमीनियस ने कहा। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? 58 में क्या होगा? तो सी ऑप्शन है, मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, सी ऑप्शन है, मॉन्टेस्क्यू ने। आगे बढ़िए। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। ये कथन किसका है? रूसो का, ड्यूवी का, प्लेटो का, अरस्तू का। 59 एक ऑप्शन सही है, रूसो का है। ठीक है, 59 में ए जिन्होंने भी बताया उनका बढ़िया है। आगे बढ़िए। 60 शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल, ये स्टेटमेंट किसकी है? लापियर की, गांधी जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, मैकाइवर की। बताइए क्या सही होगा? 60 में क्या सही है? तो मैकाइवर की है। ठीक है, 60 में डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई विद्यालय है, परिवार है, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यक्ति में। बताइए समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समाज की जो सबसे छोटी इकाई वो क्या, विद्यालय है कि परिवार है कि वे व्यक्ति में? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे छोटी जो इकाई है वो परिवार है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सबसे अच्छा स्थान है, सत्य है कि गलत है? ये बात सही है। क्या सबसे अच्छा स्थान है? तो ये सत्य है। ठीक है, इसमें अगर घर सत्य है कि असत्य है? घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, घर ही से सत्य है, ये असत्य है। क्योंकि घर ही लिखा है, घर भी ही, ऐसा ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि घर ही बालक के लिए गलत है ना। घर भी लिखा होता तब तो सही होता कि घर भी है, स्कूल भी है। तो घर भी और ही में फ़र्क है, तो ये गलत है क्योंकि घर ही नहीं, सिर्फ स्कूल में भी तो बच्चा सीखता है। आगे बढ़िए। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ये किसने कहा है? गांधी जी ने, कम्युनिस्ट ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेस्क्यू ने। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट होगा? ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वो क्या होगा यहाँ पर? ये स्टेटमेंट काफ़ी कन्फ्यूज, मुझे बहुत सारे आंसर मॉन्टेस्क्यू के भी दिखे, बहुत सारे मुझे ये कम्युनिस्ट के भी दिखे। वैसे मेनली ये जो है यहाँ पर लोगों ने बताया है, काफ़ी ऑप्शन मैंने देखे, डाउट में भी देखा तो कम्युनिस्ट टिक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन डाउट में चले ही जाते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देखिए। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से? जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो हम सभी जानते हैं कि पहले शुरुआत हमारी परिवार और घर से ही होती है, वहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। 65 हम लोग 65 प्रश्न पे हैं। पढ़िए प्रश्न को, आप लोग 2 बार रिप्लाई करिए। प्रश्न पढ़िए। कह रहा है घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय है। ये किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने, कम्युनिस्ट ने, गांधी जी ने और मॉन्टेस्क्यू ने। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा? तो घर पहला स्थान है बालक का, ये आपका पेस्टोलॉजी ने कहा है। आगे बढ़िए। सम्मिलित परिवार व्यवस्था को टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ते हैं, सत्य है कि असत्य है? जी हाँ, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पढ़ते हैं कि नहीं? तो हाँ, ये बात सत्य है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, ये बात सही है कि गलत है? केवल घर में ही, तो ये बात असत्य है। ठीक है, ये गलत है, असत्य है। केवल घर पे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइए। शिक्षा के साधन के रूप में घर का काम क्या होता है? बालक का भावनात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना। तो यहाँ पर 68 में क्या होगा? तो ध्यान रखना है कि शिक्षा के साधन के रूप में घर का काम होता है कि भावात्मक विकास करना। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे बढ़िए। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है, ये आपका प्रत्येक व्यक्ति के समान शिक्षा के रूप में परिवार में ही प्रारंभ होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में बिताता है। ये कथन किसका? स्टेटमेंट के प्रश्न आते हैं, इतने बड़े वाले शायद ना आए, तो ये बुगार्ड का है। ठीक है, बुगार्ड्स का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अच्छे घर और परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छा घर और परिवार है तो वहाँ पर एक बढ़िया क्वालिटी वाला काम क्या होना चाहिए? वातावरण बहुत अच्छा हो, संतुलन हो, लोगों की संख्या अधिक हो और कठोर अनुशासन में रखा जाए। तो सबसे बढ़िया जो होना चाहिए वो ए है, एकदम बढ़िया माहौल, एंजॉयफुल माहौल हो, आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 71 परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का, सहानुभूति का, खेल द्वारा, उपरोक्त सभी। बताइए 71 में क्या होगा? तो उपरोक्त सभी, खेल के द्वारा शिक्षा दो, बहुत इजीली सीख जाएंगे, सहानुभूति हो, सिंपैथी एम्पैथी सब कुछ हो, और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान हो। विद्यालय घर और बाहर जीवन को जोड़ने वाली एक कड़ी, ये कथन सत्य है कि गलत है?
विद्यालय स्कूल के द्वारा हम अंदर बाहर दोनों को हर चीज़ को जोड़ के चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो ये सही बात है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ये किसने कहा? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने और रॉस ने। 73 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? एक ही है, वो है टीपी नन ने। 73 में बी ऑप्शन जिनके भी है उनके करेक्ट है। आगे बढ़िए। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? फ्रेंच ने, जर्मन ने, लैटिन में से कोई नहीं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? एक ही ऑप्शन यहाँ पर 74 का सही है, वो है लैटिन। ठीक है, 74 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। 75 विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। ये सत्य है कि असत्य है? 75 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र का निर्माण करना अनौपचारिक कार्य विद्यालय का, ये गलत बात है। ठीक है, 79 में बी। 75 पे हम 75 प्रश्न में लगातार क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग सब अच्छे से करिए, एकदम हमारे परेशान नहीं, जितना पढ़ा इनफ है। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छी होप के साथ जाइएगा, बढ़िया पेपर लिखिएगा, कॉपी मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। 76 का रिप्लाई करिए। विद्यालय कौन कौन से प्रकार के काम करते हैं? संरक्षण का, प्रगतिशील का, निष्पक्ष का और उपरोक्त सभी। स्कूल में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो यहाँ पर मेनली ध्यान रखना ये प्रगतिशील काम ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पर हमें हर रास्ते पर सिखाया जाता है, आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। आगे बढ़िए। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभा, व्यवसाय और कारखानों में नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। कोई भी राष्ट्र अगर बढ़ना चाहता है तो वह बहुत सारी असेंबली खोल ले, व्यवसाय बना ले, कारखाने हो, नहीं स्कूल से ही होगी। ये किसने कहा? राधा कृष्णन ने, बालकृष्ण जोशी ने, ब्ले और ब्रेडले ने और नन ने। ये किसने कहा है? तो ध्यान रखिए, राधा कृष्णन जी का कथन है। ठीक है, 77 में ए होगा। आगे बढ़िए। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है। विद्यालय घर से शिक्षा का एक अच्छा स्थान है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि हाँ, एक प्रकार से कह सकते हैं सत्य भी है। ठीक है, असत्य भी नहीं, सत्य ज़्यादा हो जाएगा, सत्य का फैक्टर ज़्यादा है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन? राज्य जो होता है वो शिक्षा का कौन से प्रकार का साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक और अव्यवसायिक। बढ़िया प्रश्न है वैसे, बताइए क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि राइट आंसर है औपचारिक। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालय की स्थापना करना, आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर पर शिक्षा के अनिवार्य चीज़ों को बनाना। बताइए क्या होगा? क्या सही है? क्या सही है फ्रेंड्स? डी सही है, सब कुछ होगा, तीनों चीज़। राज्य का निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं। सत्य है असत्य है? बताइए। राज्य का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से कोई संबंध, ये गलत बात है। संबंध है, फ्री तो दे रहे हैं गवर्नमेंट ही। आगे बढ़िए। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है कि नहीं? सैनिक शिक्षा वगैरह होनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। वो नहीं रहेंगे तो सुरक्षा कौन करेगा? सब लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की। सत्य है कि गलत है? तो ये कथन सत्य है। द लॉ एंड रिपब्लिक की प्लेटो की संरचना, दो किताबें, दोनों के नाम आते हैं टिक करने को, लिखने को, तो ये सत्य है, ये कथन सत्य है। आगे बढ़िए। संचार साधनों में तीन अन्य से भिन्न है। संचार का मतलब कम्युनिकेट करने का रिसोर्स है, तो कोई इसमें अलग है। कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हाँ, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कॉल, सर्टिफिकेट, टेलीविजन। कोई एक है जो गलत है, तो यहाँ पर ध्यान को क्लोज सर्किट टेलीविजन, तो एक ही गलत है, वो ये टेप रिकॉर्डर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क के कितने केंद्र थे? कितने केंद्र बने थे? तो राइट आंसर 194 सेंटर्स वहाँ पर मतलब उस समय थे। आगे बढ़िए। जनसंचार माध्यम का उपयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए, जन निर्माण के लिए, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। जनसंचार माध्यम का हम जब यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? तो सब कुछ होगा। डी ऑप्शन जिसने भी बताया है सबका करेक्ट है, सबका सही है। आगे बढ़िए। भारत में प्रशासन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? मुंबई, कलकत्ता में, मद्रास और कलकत्ता में, मुंबई और मद्रास में, दिल्ली और बम्बई में। तो यहाँ पर 87 में एक ऑप्शन कहिए, बम्बई और कलकत्ता में। ठीक है, बम्बई और कलकत्ता में। आगे बढ़िए। बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति कौन है? माता, पिता, शिक्षक और धर्मोपदेशक। 88 बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या होगा? तो ध्यान रखिए माता यहाँ पर। ठीक है, माता काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट में आ जाएंगे, लेकिन नहीं सही है। ठीक है,
आगे बढ़िए। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त एक टाइट संबंध होना चाहिए। क्यों? स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत का एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्य को जानने के लिए, समुदाय विद्यालय को अलग करने के लिए, शिक्षा को व्यवस्था वास्तविक बनाने के लिए। 89 में आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है आपको उन चीज़ों को रियल बनाना है और एग्जीक्यूट करना है। आगे बढ़ते हैं 90। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है? शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के करीब गरीबी बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। 90 में क्या सही होगा? तो एक ऑप्शन सही है, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। 90 में बी जिनका भी है सबका सही है। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे का क्या विचार निहित है? सभी बालकों शिक्षित हो, शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े और दलित व्यक्तियों को भी शिक्षा होने का अवसर हो, सभी को उच्च शिक्षा अवश्य मिले। 91 में क्या होगा? एक ऑप्शन आपका सही है, बी और सी ऑप्शन, पिछड़े और दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं 92। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित अनुच्छेद 47, 46, 29 और 45। 92 में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए। कुछ आप लोगों भी तो रिस्पॉन्स करिए, आप लोग की तैयारी कितनी है, क्या चीज़ें सही। वैसा ध्यान रखिएगा, आपका अनुच्छेद 29 यहाँ पर सही है। आगे बढ़िए। पब्लिक स्कूलों में विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधान की क्रियान्वित से जिस क्षेत्र में आई है वो क्या है? अनिवार्य शिक्षा, पिछड़ा वर्ग, स्त्री शिक्षा, अवसर की समानता। बताइए 93 पे हम लोग आ चुके हैं, क्या होगा? तो डी ऑप्शन है, शैक्षिक अवसर की समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए 94। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु क्या जरूरी है? सुविधाओं की सुलभता होनी चाहिए, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व की सर्वव्यापीकरण और उपरोक्त सभी। 94 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही है, सभी सुविधाएं आपको बढ़िया तरीके से अवेलेबल हो। आगे बढ़िए। नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया जाता है। तो ये क्या है? अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए, स्त्रियों के लिए, अनुसूचित विकलांग शिक्षा के लिए, उपरोक्त सभी। 95 में क्या होगा? 95 में क्या होगा बताइए? 95 में क्या होगा फ्रेंड्स? मैं लगातार बोल रही हूँ तो एक सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 95 में जो राइट आंसर है वो सी है, अनुसूचित विकलांगों की शिक्षा के लिए। आगे बढ़िए। मूल्य व आदर्श विश्वास या मानक होते हैं जिन्हें समाज और समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए। ये कथन किसका है? किसकी स्टेटमेंट है? तो राइट आंसर यहाँ पर ये टेकर की स्टेटमेंट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। जो मूल संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वो कौन से मूल है? वैश्विक होते हैं, सत्य हैं, संपूर्ण है, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो मूल्य होते हैं वो कह सकते हैं वैश्विक होते हैं, क्योंकि विश्व की प्रगति के काम में आते हैं। आगे बढ़िए। एनसीईआरटी के कितने मूल्य को स्वीकार किया है? 80, 83, 84, 85। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर 83 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं और प्रेरित, नियंत्रित और उपरोक्त सभी। जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो हमारे व्यवहार को सब कुछ करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वास्तविकता दिखाते हैं, प्रेरित करते हैं। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने, कीमत ने और राधाकृष्णन और वर्धा योजना ने। 100वां प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ध्यान रखना, ये कोठारी आयोग ने दिया है कि आपको सभी धर्मों के प्रति सहनशील होना पड़ेगा। 101 क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता प्रमुख मुख्यतः निर्भर होती किस पर डिपेंड होती है? जातिवाद पर, सांप्रदायिकता पर, प्रांतीयता पर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? तो यहाँ पर सांप्रदायिकता होगा, बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? सांप्रदायिकता है, जातिवाद और उपरोक्त सभी, प्रांतीयता है। 102 में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका ये दा वाला सही है, जहाँ पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता सब कुछ सम्मिलित है। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या होता है? सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीय संस्कृति विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी है, भारतीय संस्कृति विभिन्नताओं को, जितनी भी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन भारत में है तो सबको एक्सेप्ट करना, सबको साथ में लेकर चलना। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के किन उद्देश्य को बताया है? देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान करना, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित बातों पर अवगत कराना, जाति संप्रदाय राज्यों के मेल पैदा करने वाली जो लिखाई पढ़ाई है, मेल पैदा करने वाली, उनको प्रोत्साहन देना।
तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और तीनों करने से हर एक राष्ट्र का भला और अच्छा काम होगा। 105 अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम। राष्ट्र संघ संगठन नियम, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है वो आपका सी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ी जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के लिए कौन से उद्देश्य जरूरी है। तो ये रिपीट हो गया है, इसलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो क्या क्या इसके प्रिंसिपल है। तो स्वतंत्रता का विचार, परस्परिक संबंध, सामूहिक दायित्व, तो सब कुछ है इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 108 शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। दो ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय दोनों प्रक्रिया हैं। तो जॉन एडम्स ने 2 कहा है, जॉन ड्यूवी ने 3 कहा है। आगे बढ़िए, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। धन दौलत स्वास्थ्य सुरक्षा अनुशासन। एक अच्छे समाज की जो विशेषता है वो क्या है। तो साक्षरता जो है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ी, बच्चे की सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, माता होती है। ठीक है, क्या होती है, बिल्कुल नहीं भूलेगा, माता होती है। आगे चलिए, मूल अंतदंत अंतदनवंद को समाप्त करने की जो सर्वाधिक विधि होती है, सर्वोत्तम विधि होती है, वो क्या होती है। आप भाषण दो, विचार विमर्श करो, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर आपका ये सी वाला सही होगा, स्पष्टीकरण। आगे बढ़िए, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है। बताइए क्या है जो इसके अंतर्गत नहीं। धर्म नहीं आता, काम नहीं आता, सत्य नहीं आता, सत्य नहीं आता, बाकी तीनों चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़े, किसने कहा है कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो किसने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी है, मैकाइवर का कथन है भाई ये। ठीक है, आगे बढ़िए, विद्यालय यहाँ पर है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कथन किसका है। तो ये जॉन ड्यूवी का है। 114 में ए आंसर होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो यहाँ पर क्या है, हम सभी जानते हैं, यहाँ पर बीए शिक्षण विधि में। ठीक है, आगे बढ़िए, विद्यालय का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। एक विद्यालय है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है, मानव का निर्माण करना। ठीक है, अच्छे मानव का निर्माण करना। एमिल की रचना किसने की है। एमिल किताब है, किसने लिखी, पेस्टोलॉजी ने लिखी है, रूसो ने लिखी है, कांट ने लिखी, हीगल ने लिखी है। तो ये एमिल रचना जो है रूसो की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है। मूल्य संकट का मुख्य कारण भाषावाद है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद है और स्वार्थ पड़ता है। तो मूल्य संकट का जो वैल्यू इसका यहाँ पे स्वार्थ पे मतलब सेल्फिशनेस नेचर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके मैंने प्रश्न यहाँ पर 118 लिए थे, 118 के 18 पूरे प्रश्न करवाए। ये क्लास करना चाहेंगे ओवर। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ रिवीजन मेरे साथ यहाँ पर कर लिया। बहुत लंबी क्लास यहाँ पर हुई, बढ़िया रिवीजन हमारा हुआ है, फाइनल रिवीजन हो गया। क्लास पसंद आई है, लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। कैसा रहा आपका ये क्लास बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का कल एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा, हर चीज़ बताइएगी सिखाएगी, जितना पढ़ा बहुत है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नई नई चीज़ों के साथ, देखेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कल के लिए बेस्ट।